सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ताहाल तात्तुल का शिकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान और अम्मान के दौरों के बाद इस वक्त रूस में मौजूद है, जहां उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए कुछ नई तजावीज़ भिजवाई हैं जो पहले के मुकाबले में बेहतर ज़रूर हैं मगर अभी नाकाफ़ी हैं। ट्रंप का कहना था कि ईरान अगर वाकई बातचीत करना चाहता है तो वो बराह रास्त बात करे। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई है, लेकिन अमेरिका के नामुनासिब रवैये और गैर ज़रूरी मुतालबात के बायस गुज़िश्ता दौर कामयाब ना हो सका। उनके मुताबिक ईरान ने दोस्त ममालिक के दौरों में इस बात का जायज़ा लिया है कि मुज़ाकरात दोबारा कैसे और किन शराइत पर शुरू किए जा सकते हैं। अब अहम सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका को क्या नई तजावीज़ दी हैं। तो इस हवाले से यूएस डिजिटल न्यूज़ आउटलेट एक्सियोस की खबर के मुताबिक ईरान ने तजवीज़ दी है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोला जाए, जंगी सूरत हाल का खात्मा किया जाए और उसके बाद दूसरे मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। इस तजवीज़ की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि सिफारती अमल इस वक्त जमूद का शिकार है, जबकि ईरानी क़यादत के अंदर भी इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि जौहरी मामले में किस हद तक रियायत दी जा सकती है। ईरान की कोशिश है कि पहले फौरी बहरान ख़त्म हो और बाद में एटमी मसला ज़ेर बहस आए। ताहम एक्सियोस के मुताबिक अगर नाकाबंदी ख़त्म हो गई और कशीदगी कम हो गई तो सदर ट्रंप के हाथ से ईरान पर दबाव डालने का एक बड़ा ज़रिया निकल जाएगा, क्योंकि वाशिंगटन चाहता है कि ईरान न सिर्फ इनरिच्ड यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करे बल्कि आइंदा के लिए भी इनरिचमेंट का अमल रोक दे। इस कॉन्टेक्स्ट में आज प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कौमी सलामती टीम के साथ अहम मशावरती इजलास भी करेंगे, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली और मुमकिना इक़दामात पर गौर किया जाएगा। और ख़ित्ते की सूरत हाल यह है कि नामुकम्मल जंग और ना ही अमन गैर यकीनी कैफियत मुसलसल बरकरार है, जबकि दुनिया की एनर्जी और फूड सिक्योरिटी दाव पर लगी हुई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक मरतबा फिर $100 पर बैरल से तजावुज़ कर गई हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो दुनिया को 1970 की दिहाई के एनर्जी बहरान से भी बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान भी इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा किया जा चुका है, जिसके असरात मईशत, महंगाई और अवामी ज़िंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। इसके पेश नज़र आज स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को अपनी एनर्जी और फूड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस नौयत की मनसूबा बंदी करना होगी। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, अली कामरान चिश्ती, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, डॉक्टर फ़रूख सलीम, एक्सपर्ट ऑन इकनॉमिक अफेयर्स। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एडमिरल साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा तात्तुल को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं, और क्या ये जो मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात बहाल होते दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर अभी इसमें वक्त है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जो डिप्लोमेसी है इट इज़ ए प्रोसेस, और ये प्रोसेस ये शुरू है और इसमें कोई तात्तुल मेरे हिसाब में नहीं है। ये है कि इसके लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। एक दफ़ा अभी बातचीत का आगाज़ हो चुका और इसमें ऑफ कोर्स दोनों साइड्स वो मैक्सिमम कंसेशंस लेने की कोशिश करेंगी एक दूसरे के साथ, बिकॉज जितना उन्होंने अच्छा या बुरा परफॉर्म किया बैटल ग्राउंड में, उसके प्रोपोर्शनेटली वो अपने गेन्स लेने की कोशिश करेंगे ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। और ये प्रोसेस है एज आई बिलीव कि अभी ये प्रोसेस अभी आगे चलेगा, ये हॉल्ट नहीं हुआ पर से मेरे हिसाब में, क्योंकि अभी देखिए एक सिचुएशन थी, जंग वाली सिचुएशन से बाहर आए, नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए, वहाँ पे दोनों फ्री कैन ने अपने अपने डिमांड्स उस पर रखी, उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स हुए, कुछ फ्रेमवर्क की बातें हुई कि नेक्स्ट जो राउंड होगा वो इस फ्रेमवर्क के तहत होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका, इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगी, दोनों साइड्स अपनी अपनी
हद मकदूर कोशिश करेगी कि वो मैक्सिमम दूसरों से एडवांटेज लें, कंसेशंस लें और अपनी जो गेन्स हैं इन द बैटलफील्ड उनको ट्रांसलेट करें इनटू पॉलिटिकल विक्ट्री, क्योंकि दोनों साइड्स ने अपने अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको अपने नैरेटिव्स को सेल भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रोसेस है। ये स्पेकुलेट करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है कि अभी नेक्स्ट राउंड तातुल का शिकार है या नहीं हो रहा। एक प्रोसेस है जो शुरू है और उसमें अभी इनडायरेक्टली टॉक्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो ओपन हैं और इसमें जो दोनों फ्रीक हैं वो अपने अपने जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं डोमेस्टिक और इसके अलावा जो उनके एलाइज हैं उनके साथ कंसल्टेशन प्रोसेस में हैं और उसके बाद जब वो इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट कर लेंगे, जो कंसल्टेशंस हैं वो मुकम्मल कर लेंगे और जहां तक वो अपनी मिनिमलिस्ट पोजीशन तक, जहां तक वो मैक्सिमम किसी को दूसरे फ्री को दे सकते हैं, वहां तक जब वो समझते हैं कि वो सेटल हो सकते हैं तो वहां पे कहने की सेटलमेंट हो जाएगी। एंड आई बिलीव कि इनका एक समिट लेवल के ऊपर एक मोस्ट लाइकली इंटरेक्शन होगा जिसमें कि फाइनली ये फिर जो भी अकॉर्ड होगा उस पे एग्रीमेंट होगा या सिग्नेचर्स होंगे। लेकिन टिल दैट टाइम लोअर लेवल के ऊपर जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो शुरू है, वो जारी है और आई थिंक विच इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ट्राइलैटरल से निकल के आप कह रहे हैं मल्टीलैटरल फोरम पे रिजॉल्व होगा इशू? देखिए जी, इसमें जो पार्टीज हैं वो सिर्फ ये, जैसे मेरा ख्याल ये है कि ऐसे जो भी तमाम मामलात हैं जिसके साथ इंटरनेशनल जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो लिंक्ड है, तो बायलैटरल तो नहीं हो सकती। इसमें ना सिर्फ ये कि रीजनल प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे बल्कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो भी इसके अंदर उनके भी स्टेक्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ये फाइनल सेटलमेंट होगी तो इसमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के तहत ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन सर। चिश्ती साहब, ईरान की तरफ से अमान का चैनल रीओपन करना, सऊदी अरब और तुर्की से बराह रास्त कॉन्टैक्ट और रूस को बाज़ाब्ता इस कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल करना क्या इंडिकेट कर रहा है और ईरान की प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती हैं आपके ख्याल? जी, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूँ, पाकिस्तान ओपनड अप द सऊदीया चैनल विद ईरान। ऑफ कोर्स जो रशिया वाला है, आपने देखा कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान कॉल की जब ऑफ कोर्स उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे, तो पाकिस्तान हैज़ बिन हेल्पफुल इन दिस मीडिएशन। वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट कैपेसिटी। आई एग्री, ऑफ कोर्स इसमें जो जितनी कंट्रीज़ आ रही हैं उनके स्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल ओमान में ईरानी चाहते थे कि ऑफ कोर्स एक कलेक्टिव एक जॉइंट टोल ने जो ओमान ने रिजेक्ट कर दिया था, अब उसके ऊपर जो है वो एक नई बात जो है वो आई है सामने कि ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जॉइंट कंट्रोल ले लिया जाए। पाकिस्तान ने भी ऑफ़र दी कि अभी ईरानियन शिप्स टेम्परेरी हमारे एरिया से गुजर के आ जाएं। तो लॉट ऑफ थिंग्स कंसल्टेशंस आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने देखा होगा कि हमारे जो DGMO है वाज पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन इन ईरान और फिर बाद में भी हुआ। एंड नाउ अब NSA इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द पाक्स, जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी के अलावा उन्हें ऑफ कोर्स एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वो देख रहे हैं चीज़ें। बट वाई डू एन DGMO फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी वाज इन ईरान? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाट द DGMO फ्रॉम आवर साइड हैज़ बीन टेलिंग द ईरानियंस एंड द अमेरिकन्स कि एस्केलेशन लेवल्स क्या आप रख सकते हैं। वी बीन एडवाइजिंग द ईरानियंस ऑफ कोर्स के जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उस पर ऑफ कोर्स आपकी कहाँ तक आपकी जो है वो फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं, आपकी नेवी कहाँ जा रही है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी तो मैं बताऊँ पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है बढ़ के, और इसमें मिलिट्री ऑपरेशंस भी शामिल हैं, इसमें नेवल ऑपरेशंस भी शामिल हैं, इसमें ऑफ कोर्स और भी स्ट्रेटेजिक मामलात इन्वॉल्व हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज़ नॉट ऑफ कोर्स ओनली मीडिएशन बट एट टाइम्स ट्रबल शूटिंग एज वेल। ऑफ कोर्स जो बात नहीं अमेरिकन मानते वो हमारी मान लेते हैं, जो ईरानी कुछ बात नहीं मानते तो कुछ हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, और ऑफ कोर्स टू एट टाइम्स डिक्टेट देम टू अ टर्म्स कि नहीं आप इस हद से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो लॉट ऑफ एफर्ट्स आर गोइंग ऑन एंड आई कम्प्लीटली एग्री। साहब ने कहा था दिस इज़ अ प्रोसेस, और पहले जो है यहाँ पे ऑफ कोर्स एक इनिशियल ड्राफ्ट रेडी है, वो किसी वक्त साइन हो सकता है ऑफ कोर्स आफ्टर दीज कंसल्टेशंस एंड ऑल दीज कंट्रीज कमिंग ऑन बोर्ड। The second part are the CPMs and end is of course the execution of war agreement। वो किसी समिट में होगा और इसमें ये सिर्फ ईरान और अमेरिका और पाकिस्तान नहीं होंगे, उसमें रीजन होगा जो कि GCC है, उसमें रशिया होगा, उसमें चाइना होगा, और उसमें और ऑफ कोर्स उसमें दूसरी ताकतें भी होंगी। जी
जिस तरह JCPO में 5+1 था, इस तरह का कुछ? जी, something similar on that ground, but I think this is going beyond JCPO, of course, +1. But another point which is of course ये देखना पड़ेगा कि there is जो अभी bottleneck है वो ईरान की अपनी क़यादत की वजह से there is a logistical problem भी है। देखिए ईरानी जो delegation आता है उनके पास एक encrypted line नहीं है, तो let's suppose काउंटर प्रपोजल उनके पास आया तो वो इंक्रिप्टेड लाइन से अपनी जो लीडरशिप से बात नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी जो लीडरशिप है जिसमें मुश्तबा खamenei साहब हैं, वो ही इज़ एक्चुअली ऑफ ग्रिड। तो द लीडरशिप हैज़ टू गो विद दीज काउंटर प्रपोजल्स बैक टू ईरान। 2 दिन उन्हें लगते हैं, 48 आवर्स जो है, फिर उसके उनके पास मैसेजेस आते हैं उस पर एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट। तो इसमें ये बॉटलनेक्स हैं जो उनकी साइड से डिस्ट्रस्ट है अपने ही लोगों पे, मोसाद की पेनिट्रेशन है ऑफ कोर्स completely in ईरान में। तो there's a lot of bottlenecks with regards to logistics and counter intelligence, इसकी वजह से ये डिले हो रहा है। राइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इकोनॉमी, डॉक्टर साहब पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस फिर इंक्रीज़ हो रही हैं, आज इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है। ये जो स्टेट बैंक का इक़दाम है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है या ये इफ़ेक्टिव नहीं है? योर टेक ऑन। जी, मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने आज जो 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1 परसेंटेज पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है, वो दुरुस्त फैसला है। मैं समझता हूँ वो इट्स द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और वजह ये है कि स्टेट बैंक के पास चॉइस थी कि उसने महंगाई की शरह को कंट्रोल करना है और या शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो है उसको सेक्रीफाइस करना है, फोकस कहाँ होना है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ने ये डिसाइड किया है कि इस वक्त मुनासिब ये होगा कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की शरह है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही। पिछले एक हफ्ते में 2.5% बढ़ी है, 2.5%। जी, मार्च का जो डेटा सामने आया उसमें 7 से कोई 7.3 पे चली गई है। और जो जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगले महीने की जो तवक्को है वो कहीं 10, 10.5, 11 पे जा रही है, दोबारा वो डबल डिजिट पे जा रही है। तो मैं SPI की बात कर रहा था डॉक्टर साहब। जी, SPI इज 2.5 राइट? जी, दोबारा कह दीजिए सर। SPI 2.5% इंक्रीज है ना? जी, दुरुस्त कह रहे हैं। वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो लार्जर इन्फ्लेशनरी बास्केट का एक हिस्सा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो भी ऊपर जा रही है। और स्टेट बैंक, मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त वो फोकस करे बैठा है कि महंगाई की शरह को जो है वो कंट्रोल करना। अब इसमें जो माशी फैसला साजी होती है उसमें देखना ये है कि नुकसान कितना होगा, फ़ायदा कितना होगा, किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा। इसके अंदर ये है कि डिमांड कंप्रेशन यानी कि डिमांड को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में उम्मीद ये है कि जो महंगाई का रेट है वो कंट्रोल हो जाएगा। बैंकर्स का फ़ायदा है इसके अंदर, जब भी स्प्रेड उनके स्प्रेड जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका मुनाफा बढ़ जाता है। इंडस्ट्री का नुकसान है, वो जब कोई कर्जा लेने जाएंगी तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है, जिसके नतीजे में उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, वो रोज़गारी के मौके फराहम नहीं कर पाते। गवर्नमेंट का अपना बहुत बड़ा नुकसान है, वो ऑलरेडी कोई 7,500 अरब रुपया वो सूद की मद में देती है। 1% बढ़ने से उसकी जो सूद की जो अमाउंट है वो मजीद बढ़ जाएगी। सेवर्स का फायदा होगा, रोशन डिजिटल में मैं समझता हूँ कि मजीद इनफ्लो होगा। जो बट डॉक्टर साहब, अब टेक्निकली इसको अगर हम समझने की कोशिश, अब ग्रोथ भी रुक जाएगी, जो जीडीपी आपकी वो भी रुक जाएगी, और ये जो आप कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अब प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। इज इट करेक्ट? जी, रुक जाएगी नहीं, स्लो डाउन हो जाएगी, पहले के कम होगी, सॉरी, हो जाएगी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने ये फैसला नहीं किया है। कम अज़ कम 2 और तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनमें मिस्र है, तुर्किया है, उन दोनों के सेंट्रल बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। हमारे खित्ते के अंदर इंडिया ने अभी नहीं बढ़ाया है, श्रीलंका ने नहीं बढ़ाया है, पॉज में चले गए हैं, नेपाल ने नहीं बढ़ाया है, बांग्लादेश ने नहीं बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक इज स्लाइटली अहेड ऑफ, ये स्लाइटली
सही डायरेक्शन में जा रहा है। Okay. नुकसान होंगे और साथ ही साथ जो आपका पेट्रोलियम प्राइसेस, डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम प्राइसेस, इसका इंक्रीज केस में कोई स्पेस थी, कोई जो लेवी बढ़ाई गई है, कुछ किया जा सकता था या कोई स्पेस नहीं थी इसमें? देखिए, हम डिपेंडेंट है, हमारा इन्हिसार है तकरीबन मुकम्मल तौर पे आलमी मंडियों की कीमत के ऊपर। आलमी मंडियों में कीमत नहीं बढ़ी लेकिन पाकिस्तान में बढ़ाई गई, और वो साफ नज़र आ रहा था कि वो लेवी बढ़ाई गई है। जो कॉस्ट है बेसिक पेट्रोलियम की, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज उठाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। एडमिरल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि ये जो नाकाबंदी है उसकी वजह से ईरान पर इंटरनल बड़ा प्रेशर आ गया और उनके पास चंद दिन रह गए हैं और उसके बाद हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी से कोई इसकी मुताबिकत रखती है, कोई इसका ताल्लुक है? देखिए, ये एक इम्पैक्ट तो आता है जब आपकी शिपिंग रिड्यूस हो जाए या उसको रोक दिया जाए, तो उसका इम्पैक्ट जो जो लोकल इसकी इकॉनमी है, ईरान की इकॉनमी है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन ये असेसमेंट वो कितना आएगा और वो कम हो जाएगा और वो घुटनों पे आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान की अपनी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, वो अपनी जो इंडिजिनस नीड्स हैं उसके लिए वो गियर्ड अप है मेरे ख्याल में। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट आएगा, बर्डन आएगा उनकी इकोनॉमी पे, लेकिन इतना कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा कि वो प्रेशराइज होकर कोई डिसीजन कर सके। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये एक बात तो यह है, लेकिन दूसरी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है उसके लिए जरूरी ये है कि अमेरिका जो है वो कुछ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करे जिसमें कि ऐसा लगे कि ईरान की लीडरशिप अंडर ड्यूरेस कोई फैसला नहीं कर रही है या वो मजबूर नहीं हो रही है फैसला करने के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब ये हम अगर चाहते हैं कि नेगोशिएशन प्रोसेस अच्छा चले, स्पीडी चले और इसमें डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। और जब तक अमेरिका ये थोड़ी सी यहाँ से जो उसने ब्लॉकेड सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेड किया हुआ है, इससे थोड़ा पीछे नहीं हटता और ईरान को वो स्पेस नहीं मिलता डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मेरे ख्याल ये यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग स्लो होगी और ईरानी लीडरशिप अंडर दी डोमेस्टिक प्रेशर वो इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकेगी जो कि किसी भी कंक्लूजन की तरफ जाए। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये डबल एज स्वॉर्ड है। एक तो उसको प्रेशराइज करके उसकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आएगा, जितना सा भी आएगा। दूसरा ये है कि वो जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल नेगोशिएशंस के लिए वो भी अच्छी नहीं है इस वक्त फॉर ईरान स्पेशली, क्योंकि वो समझता है कि उसने जंग को अच्छा फाइट किया है, उसने अच्छा अपना दिफा किया है, उसकी आवाम भी उसके साथ है और आवाम उसको ये स्पेस नहीं दे रही इसलिए कि वो कोई फैसला कर सके इन फेवर ऑफ द यूएस। राइट। डॉक्टर साहब, आप मेरा ख्याल है कुछ डिसएग्री कर रहे थे, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, क्विकली कीजिएगा, फिर मैंने चिश्ती साहब के पास जाना है। जी, ईरान की जो आबादी है उसका बहुत बड़ा इन्हिसार जो है वो इम्पोर्टेड चावल के ऊपर है, वो इम्पोर्टेड गंदम के ऊपर है और वो इम्पोर्टेड चीनी के ऊपर है। और जैसे जिस तेजी से ईरानी रियाल गिरा है जंग से पहले और जंग के बाद, यानी कि पहले कोई तकरीबन 44,000 रियाल का $1 था, अब वो कोई 15 लाख रियाल का डॉलर बन गया। इसका मतलब ये है कि चावल की कीमत तकरीबन 3-4 महीने में डबल है, गंदम की कीमत 3-4 महीने में डबल है, चीनी की कीमत 3-4 महीने में डबल है और इसका इंतहा दर्जे का प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर होगा ईरानी सियासी क़यादत के ऊपर। वैसे हेल्थ वाइज तो इन तीनों चीज़ों का बहुत नुकसान है, अगर एहतियात करें तो हेल्थ भी बेहतर हो सकती है, लेकिन जाहिर है ये आपने ठीक बात की है कि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली एक बर्डन और प्रेशर होगा। बाकी न्यूट्रिशनिस्ट तो कहते हैं ये तीनों चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और डॉक्टर साहब आपको तो देख के लग भी रहा है कि आप इन तीनों चीज़ों में बहुत केयर कर रहे हैं आजकल। चिश्ती साहब, लेट्स कम बैक टू द अमेरिकन मीडिया, वो जो जहाँ पर बड़ा हल्ला गुल्ला और डिस्कशन जारी हैं। मुझे बताएं कि ये जो अमेरिकन मीडिया के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग और जंग के ख़ात्मे और दूसरे मरहले में जो है न्यूक्लियर इशू पर बात की ऑफ़र की जा रही है ईरान की जानिब से। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस तरह का जो एग्जिट रैंप लेना
प्रैक्टिकल दिखाई देता है आपको, ये हो सकता है? आई थिंक अगर अमेरिकन को देखें तो दे बिन प्रीटी, अब उनकी जो लास्ट 5 to 6 डेज दे एक्टिंग टफ नाउ, और मेरा यही ऑफ कोर्स पहले भी तज्जिया रहा था कि दिस इज़ वेयर पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट देखें, लास्ट उन्होंने कहा कि ईरान हमसे डायरेक्टली बात कर ले, तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स द अमेरिकन आर टेकिंग अ टफर लाइन। ऑफ कोर्स वो लेवरेजेस के लिए भी ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो बट ऑफ कोर्स कोई ना कोई इसका रास्ता निकल रहा है, एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि बात यही होगी कि ऑफ कोर्स फेज वाइज अग्रीमेंट हो और उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन ऑफ नो वॉर पैक्ट हो, बिल्कुल यही लग रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे जो अमेरिकन ने जो ब्लॉकेड है, आई थिंक दे विल बी फ्लेक्सिबल, और क्योंकि उन्होंने अपनी नेवल कुछ एसेट्स और मूव किए हैं तो दे विल विदड्रॉ टू अ डिफरेंट पोजीशन टेम्पररी टू गिव स्पेस a face saving to the Iranians as well। बहुत important बात की थी एडमिरल साहब ने भी, ऑफ कोर्स उस पर्सपेक्टिव में वी हैव टू अग्री टू गिव अ फेस सेविंग टू द ईरानियन रिजीम इटसेल्फ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने वो अरेंज की थी कतर में, अगर आपको लास्ट वॉर हो को याद हो, इसराइल ने जब अटैक किया था ईरान पे और अमेरिकन ने, तो जो कतर का जो अटैक था उसमें कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोगों का ही कोई एक अंडरस्टैंडिंग थी जहाँ पे अमेरिकन को भी कन्विंस्ड टू अटैक ईरान ने अटैक किया था अमेरिकन खाली बेस पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू गिव दीज, बॉटल नेक भी यहीं पे है। बाकी आई थिंक जो भी चीज़ें हैं उसमें एग्रीमेंट हो चुके हैं। आई थिंक एक चीज़ और भी कि ऑफकोर्स अब मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प से ज़रा ट्विटर कुछ 1-2 दिन तक ले लिया जाए एंड वोंट लेट हिम मतलब ट्वीट, वो इसीलिए तो ट्रुथ सोशल पे चले गए ट्विटर से निकल के। तो वो आई थिंक तो अब क्योंकि रीजन भी आ रहा है तो ये बात जो है ये आई थिंक क्लोजर्स की तरफ है। क्लोजर्स जो है, और मैंने पहले बताया था कि द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, सो डू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स इट वुड टेक टाइम। उन्हें भी फेस सेविंग देनी पड़ेगी ईरानियंस को। अरब्स वांट ऑफ कोर्स सम सॉर्ट ऑफ अ गारंटी फ्रॉम ईरान, आई थिंक दैट वुड कम। जो कोएलिशन बन रही है, और ऑफ कोर्स जो बन रही है वो ऑफ कोर्स वो दैट इज़ अनदर पार्ट के जो कि प्राइमरी सिक्योरिटी पार्टनर बनेगी, बिकॉज अमेरिकन वुड बी लीविंग द बेसिस, अमेरिकन रहेंगे, और वो क्या एक्सटेंड होगी ईरान की प्रोटेक्शन तक, वो भी देखना बाकी है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट लॉजिकल पार्ट जो अभी तक नज़र आ रहा है। जी राइट, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज उठाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, अब जो हम देख रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो 1970 वाला क्राइसिस था उससे बड़े बहरान से ख़बरदार कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि चाइना में भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स की जो सेल है वो 82% और अमेरिका में 20% उसमें इंक्रीज़ देखा गया है। सो पाकिस्तान को एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के लिए क्या फ़ौरन और जो लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए आपके ख्याल में, क्योंकि ये तो एक बड़ा सीरियस चैलेंज बनने जा रहा है अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, पावरफुल कंट्रीज़ के लिए। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। जी देखिए, इस वक्त इंतहा दर्जे का प्रेशर है आगे लोग क्या और ईरान के ऊपर, उनकी क़यादत के ऊपर, दोनों की जो लीडरशिप है उनके ऊपर प्रेशर है कि फेस सेविंग करते हुए किसी तरह दोनों में वो जंगबंदी की जाए और परमानेंट हो जाए। देखिए, जंग इस वक्त कुछ 4 जंगें वो सिमल्टेनियसली चल रही हैं। फौजी जंग में कुछ पॉज आया हुआ है, उसके साथ साथ माशी जंग अब शुरू हो गई है, सियासी जंग है, और फिर बयानिए की जंग है। इस वक्त जो कोर एलिमेंट है वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो माशी जंग चल रही है, और जो तकलीफ है अमेरिका के अंदर उनके कंज्यूमर को ये होती है कि अगर उनका पेट्रोल पंप में वो जो तेल है वो $4 गैलन से कहीं $5 पे चला जाए तो वो फिर तैयार हो जाते हैं रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ वोट डालने के। ईरान के अंदर जो तकलीफ की नौयत है वो बड़ी फ़र्क है। उनके अपने जो सेंट्रल बैंक हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट जो भेजी है ईरानी सदर को, वो ये कह रहे हैं कि 180% तक महंगाई की शरह जो है वो जा सकती है। अब आप सोचिए कि अमेरिका में तकरीबन 3-4% है, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं 7-8% है, और अगर ईरान में 180 की बात हो रही है
तो अब सोचिए हमारी तो 6-7% पे चीखें निकल जाती हैं। और उसके साथ साथ ये हो रहा है कि ईरान के अंदर खाने पीने की अशिया की चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो प्रेशर दोनों तरफ बेतहाशा है। मैं समझता हूँ कि जो मार्केट हमें इस वक्त इशारा दे रही हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फ्यूचर्स ऑयल की मार्केट हो, वो ये कह रही है कि ये मामला ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। तो इसमें जो क्रिटिकल एलिमेंट है दौरानिया का, कि ड्यूरेशन, ये कितनी देर तक ये मामला और चलता है, जिससे फिर वो कंपाउंड हो जाती हैं दुनिया भर की प्रॉब्लम और पाकिस्तान की प्रॉब्लम। इस वक्त मार्केट ये कह रही है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ओके, सो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान की फूड बास्केट जो है, एनर्जी जो है, उसका क्या बनेगा? ये एनर्जी तो वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दें तो थोड़ी सी पोस्ट वॉर की अगर बात कर लें और वहाँ पे एनर्जी को अंदर लें। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का ईरान के साथ कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, और 900 किलोमीटर के बॉर्डर के उस तरफ कोई 210 अरब बैरल तेल के ज़खायर पड़े हैं और लगभग 35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की। तो आप सोचिए दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा रिजर्वायर है गैस का और तेल का, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार है। अब जब जंग ख़त्म हो जाती है, और इंसानी तारीख में आपने देखा है कि कोई भी जंग जो है इंडेफिनिट नहीं चलती, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो मौके सामने आने वाले हैं, जब सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, तो आप सोचिए कि सिर्फ ट्रांजिट फ़ी की मद में मुझे नज़र आ रहा है कि अगर पाइपलाइंस बनती हैं, पाकिस्तान के थ्रू गुजरती हैं, भारत जाती हैं, चीन जाती हैं, तो लगभग 5-6-7 बिलियन डॉलर की सिर्फ ट्रांजिट फ़ी जो है वो उससे इकट्ठी की जा सकती है। पाकिस्तान को अपनी सस्ती गैस, सस्ता तेल तो अलग से, ट्रांजिट फ़ी कैन बी ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ये जंग के बाद पोस्ट वॉर सिनेरियो जो है एनर्जी के हवाले से मुझे पाकिस्तान का बहुत ब्राइट नज़र आता है। राइट, ठीक है। एडमिरल साहब, इस बात का कितना चांस है कि ये इस तातुल के दौरान कोई एक पार्टी जो है वो मिसकैलकुलेट कर जाए और एग्रेसिव हो जाए और जंग बंदी जो हुई भी है उसको नुकसान पहुंचा सके? जैसा हमने देखा कि लेबनान के मामले में एकदम सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिस वक्त डायलॉग भी चल रहा था। जी, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं फ्रॉम आइदर साइड। और ईरान के अंदर तो एक ग्रुप है जो कि समझता है कि ये जो पॉज है ये बेसिकली रीग्रुप, रीआर्म और अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको असम्बल करने के लिए, रीग्रुप करने के लिए ये पॉज है। ये मैं ईरान के अंदर एक ग्रुप की थिंकिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये तो एक खतरा मौजूद है, किस्म की सिचुएशन है, जबकि ऑल्दो सीज फायर हो चुकी है, लेकिन दोनों अतराफ से सीज फायर की वायलेशंस भी हो रही हैं इन पैरेलल। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो ब्लॉकेड है ऑफ ईरानी पोर्ट्स बाय द यूएस और हुर्मुज़ का क्लोजर या ब्लॉकेड सिलेक्टिवली बाय ईरान, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटीज तो नहीं है। दीज आर एक्चुअली एक्ट्स ऑफ वॉर। अगर वो इस तरीके से ये कर रहे हैं तो इसी अरसे में आपने ये भी देखा है कि यूएस की जो नेवल फोर्सेस हैं वो यहाँ पे इस रीजन में असम्बल हो रही हैं और उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा किया जा रहा है। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो कि ईरान के जो ग्रुप है जो समझता है कि ये पॉज है, टेम्परेरी पॉज है टू रीआर्म एंड रिप्लेनिश देमसेल्व्स, तो ये इसमें कुछ फिर उनको हकीकत नजर आती है। जब इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर एक जगह पे असम्बल्ड हो तो ऑफ कोर्स फिर वो किसी पर्पस के लिए होती है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है ये डराने धमकाने के लिए हो, ड्यूरस के लिए हो, ये भी है, लेकिन इसी प्रोसेस में दोनों साइड से किसी भी मूवमेंट को, किसी भी एक्टिविटी को मिसरीड करके कोई एक मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है which has the potential to further escalate। तो इसलिए मेरा ख्याल है जरूरी ये बात है कि दोनों साइड्स में ये चीज उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्योंकि देखें दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आप भी बात कर रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर उनका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई एक ग्रुप भी अगर कुछ कर जाए तो वो सारा का सारा सिस्टम टॉपल हो जाता है, लाइक उसमें इंटरप्शन हो जाती है। अब मगर एक चीज़ जो है वो
वो भी अब जैसे ये साइबर वॉरफेयर पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कोई साइबर अटैक हो जाए तो वो भी कॉन्फिडेंस को शटर कर सकता है बिटवीन दीज पार्टीज़। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सामने आई है, उसमें वो कह रहे हैं कि अब वो बर्डन शेयरिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि नेटो के अंदर सब जो ममालिक नेटो के मेंबरान हैं उनसे कहा जाएगा कि वो अपना डिफेंस का बजट बढ़ाएं। जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने इस जंग के दौरान जो देखा है, जो गैप्स उनको नजर आए हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी जो है वो डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से मुझे यहाँ पे एक और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है इस खित्ते का वो बर्डन शेयरिंग की तरफ जा रहा है, वो इस खित्ते से निकल रहा है, तो पाकिस्तान को एक वो सेकेंडरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है उसकी जगह बनती नजर आ रही है। और हमारी कंट्रीब्यूशन चाहे वो आर्मामेंट के हवाले से हो, चाहे वो सर्विसेज के हवाले से हो, चाहे वो ट्रेनिंग के हवाले से हो, उनकी डिमांड मुझे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है गल्फ कंट्रीज में। जी, गल्फ कंट्रीज के हवाले से। ओके ब्रीफ कमेंट एडमिरल साहब, आप भी अगर इस इशू पर कर दें। ये देखिए, मैं फुली एग्री करता हूँ जो अभी कहा गया, लेकिन इसमें एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि इस पूरे रीजन में एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो पहले से मौजूद था, लेकिन हमने देखा कि इस जंग के दौरान उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जितनी उससे तवक्को थी। दैट मीन्स के वहाँ पे इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। तो जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसमें अभी पाकिस्तान के पास वो तमाम कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसमें कि अगर उसको सही तरीके से डायरेक्ट किया जाए और इसके साथ जो भी बर्डन शेयरिंग की बातें हो रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान अपनी राइटफुल स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, तो इसमें पाकिस्तान वो एक ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी अपरेटस में एक मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इस तरीके से इस पूरे रीजन में, जैसे मैं पहले किसी जगह पे कह चुका हूँ कि तमाम जो रीजनल कंट्रीज हैं इनको मेरा ख्याल है कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इकट्ठा होने की जरूरत है, जिसमें कि वो सॉवरेनिटी, उनकी कुछ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को अगर हम उनकी जो मिनिमम कॉमन एजेंडा के तौर पर भी ले लें, तो इसमें भी इस रीजन के तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान एंड तुर्की है, इसके अंदर एक मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें बर्डन शेयरिंग की जो बात की है वो भी बड़ी एप्लीकेबल है। राइट, थैंक यू सो मच वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम, डिफेंस एनालिस्ट अली कामरान चिश्ती, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल, डॉक्टर फ़ारूक सलीम, एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा। $1 ट्रिलियन का जो डिफेंस बजट था उसमें $500 बिलियन का इंक्रीज़ अमेरिका ने भी किया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे तो वो एंटी वॉर के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना इलेक्शन जीते हैं और सामने आए हैं, लेकिन और बहुत बड़े लंबे चौड़े उन्होंने प्लान्स दिए थे जो अपनी फर्स्ट स्पीच की थी, लेकिन अब डेफिनेटली इस वॉर की वजह से और दीगर चैलेंजेस की वजह से कुछ प्रायोरिटीज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट की भी जो है वो चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि इस रीजन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें हुई हैं। इस वॉर के बाद बहुत सारे नए एवेन्यूज़ खुले, नई प्रॉब्लम्स भी सामने आई हैं, तो उसको जहन में रखते हुए अब बहुत कुछ होने जा रहा है। तो पाकिस्तान इस सारे स्ट्रक्चर के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और रिप्लेसमेंट क्रिएट कर सकता है जो सिक्योरिटी अपरेटस यहाँ पर मौजूद था उसका। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।